हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विंडोज कोचिंग क्लासेस में। हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। और यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा 2024 जो कि आपकी 18 फरवरी को प्रस्तावित है। देखा जाए दोस्तों तो आपके लिए पुलिस भर्ती एग्जाम में हिंदी से 37 प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि हिंदी में पूरे 37 के 37 प्रश्न सही हो तो इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास से ही आपको 3 से 4 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। जितने भी प्रश्न हम आज आपको कराएंगे ये सभी प्रश्न किसी न किसी कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए हैं। ये दोस्तों विंडोज कोचिंग क्लासेस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। आज की क्लास का पहला प्रश्न हमारा है, फर्स्ट नंबर का प्रश्न है। पूछा गया है कि निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन की बात की गई है, कौन सा इसमें से नासिक के व्यंजन है? तो पहला ही ऑप्शन हमारा हो जाएगा न, आपका एक नासिक के व्यंजन होता है। नासिक के व्यंजनों की संख्या हमारी 5 होती है, जिन्हें हम पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको नोट कर लीजिए, पंचमाक्षर कहा जाता है। ये 5 होते हैं, किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण, जैसे अंगा आपका हो जाएगा, इया हो जाएगा, ट ठ ड ढ अड़ा हो जाएगा, उसके बाद न हो जाएगा और इसके बाद म हो जाएगा। इन्हीं को हम जो है पंचमाक्षर कहते हैं या नासिक के व्यंजन कहते हैं, जो नाक से बोले जाते हैं। नासिक के व्यंजन का मतलब होता है ऐसे व्यंजन जो नाक से बोले जाते हैं, ये नासिक के व्यंजन आपके होंगे। जैसे अंगा, इया, अड़ा, न, म, ये सभी नासिक के व्यंजन है। अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है आज की क्लास का, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेकेंड नंबर का प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान आपको बतानी है। कौन सा यौगिक शब्द है? पहला है मुरलीधर, दूसरा ऑप्शन है पंकज, तीसरा ऑप्शन है पुस्तक, चौथा ऑप्शन है परमौषधि। कौन सा यौगिक शब्द है आप लोग बताइएगा। तो इसका डी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, परमौषधि। परमौषधि शब्द जो है आपका यौगिक शब्द है। अगला प्रश्न हमारा है, यह भी महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ए वाला ऑप्शन योजक, बी वाला ऑप्शन उद्धरण, सी वाला ऑप्शन अल्प विराम, डी वाला ऑप्शन अर्ध विराम। तो आप लोग फटाफट सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो हो जाएगा हमारा आंसर उद्धरण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उद्धरण 2 तरीके का होता है, एक हमारा होता है एकहरा और एक होता है दोहरा। उद्धरण का जो साइन होता है हमारा, ये जो होता है कामा, यहाँ पे जो हम कामा लगाते हैं ऐसे, ये एकहरा कहलाता है, और जब डबल इन्वर्टेड कामा लगाते हैं तो ये दोहरा कहलाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न हमारा है, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। आप लोग बताइएगा। य, बी वाला ऑप्शन प, सी वाला ऑप्शन है बड़ा स, डी वाला ऑप्शन है ट। कौन सा उसमें व्यंजन हो जाएगा? तो डी वाला ही ऑप्शन हमारा, सॉरी सी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमारा उसमें व्यंजन है बड़ा वाला स। उसमें व्यंजन 4 होते हैं, अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए। तीनों स आपके होते हैं, तीनों स, उसके बाद आपका ह होता है। तीनों स और ह आपकी उसमें व्यंजन होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। मींस अभी हम आपको बताएं उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार का होता है। एक सिंगल ऐसे लगता है जिसे एकहरा कहा जाता है, और एक डबल लगता है दोनों तरफ से जिसे आप जो है दोहरा कहते हैं। तो उद्धरण चिन्ह में से यहाँ पे दिया गया है कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। पहला वाले ऑप्शन में, या आप बी वाला ऑप्शन पढ़िए, या सी वाले में, या डी वाले में। आप लोग बताइएगा किस ऑप्शन में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो पहला ही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहले ही वाले ऑप्शन में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। उस विकल्प का चयन करना है जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो स्वर की सहायता से क्या बोले जाते हैं? स्वर बोले जाते हैं, व्यंजन बोले जाते हैं, वर्णमाला बोले जाते हैं, ध्वनियां बोली जाती हैं। आप लोग बताइएगा। तो स्वर के सहारे आपके व्यंजन बोले जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यूपीपी कांस्टेबल परीक्षा प्रथम पाली में पूछा गया है 28/1/2019 को। तो इस प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित
दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? पहला वाला ऑप्शन है अनुस्वार, बी वाला ऑप्शन है अनुनासिक का, सी वाला ऑप्शन है हलंत और डी वाला ऑप्शन है स्वर का। तो आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, हलंत का। आज की क्लास का अगला प्रश्न है, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? पहला है यहाँ पे कामा, अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है कि इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? आप लोग बताइएगा किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हमारा बी सही हो जाएगा, आधा रुकना। पूर्ण विराम है ये आपका, और ये आपका मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन विस्मयादि सूचक चिन्ह है, और ये आपका क्या है? हमारा कामा है, और इसका अर्थ होता है आधा रुकना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे हम। अगला प्रश्न हमारा है, पूछा गया है कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? जब स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर कहलाता है, या द्वित्व कहलाता है, या तालव्य कहलाता है, या स्वर तंत्रीय कहलाता है? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यूपीपी कांस्टेबल परीक्षा द्वितीय पाली 27/1/2019 में पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग इसका आंसर सोच लीजिए, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। इसका जो है पहला ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, संयुक्ताक्षर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न हमारा है 10 नंबर का। पूछा गया है कि कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चरित होता है? नासिका का मतलब होता है नाक द्वारा। कौन सा ऐसा व्यंजन है जो नाक द्वारा उच्चरित होता है? आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो आपका पहला ही वाला ऑप्शन हो जाएगा अड़ा। अड़ा जो है आपका नासिका व्यंजन है, नाक द्वारा उच्चरित होता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न है, योजक चिन्ह का सही उच्चारण कौन सा है? ए वाला ऑप्शन है शिवजी और शिवेश भाई बहन है, बी वाला ऑप्शन है हेमा गुनगुन माया सहेलियां हैं, सी वाला ऑप्शन है रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, और डी वाला ऑप्शन है मैं घूमने जा रही हूँ। योजक चिन्ह का सही उदाहरण है, आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहला ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शिवजी और शिवेश भाई बहन है, इसमें योजक चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूप से वर्ण विच्छेद बताता है। यानी कृपण शब्द का वर्ण विच्छेद करना है इसका। तो कौन सा ऑप्शन होगा कृपण शब्द का वर्ण विच्छेद का? पहला वाला ऑप्शन ए, यहाँ पे बी दिया है, सी, डी। आप लोग सोच लीजिए, आप लोग इसका एनालिसिस कर लीजिए कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसका डी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, जो है यही वाला ऑप्शन आपका सही है, यही इसका सही वर्ण विच्छेद है। क हलंत हो जाएगा, उसके बाद आपका री यहाँ पे देखिए लगा ही है री इसमें, फिर उसके बाद प हलंत लिखेंगे अ, इसके बाद यहाँ पे हलंत, फिर अ हो जाएगा, ये इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपीपी कांस्टेबल परीक्षा प्रथम पाली में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह अभी हम आपको बताए हैं कौन सा योजक चिन्ह होता है, ऐसे ये आपका योजक चिन्ह होता है। तो आप लोग देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वर्णों के कितने भेद हैं? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 8। आप लोग बताइएगा वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के सिर्फ 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 2। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है आज की क्लास का। पूछा गया है कि ये विस्मयादि सूचक चिन्ह जो है कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है। अभी हम आपको बता ही दिए हैं इसका नाम क्या होता है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, आप लोग जानते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे बनता है, अल्प विराम है या पूर्ण विराम है या विस्मयादि बोधक है। तो ये हमारा विस्मयादि बोधक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 16 नंबर का, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? उष्म है, अंतस्थ है, स्पर्श है या अयोगवाह है? य र ल व किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? फटाफट इसका आंसर आप लोग दीजिए, क्या होगा? तो हमारा जो है ये य र ल व अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र ल व। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पूछा गया है कि यहाँ पे जो चिन्ह दिया गया है इस विराम चिन्ह का क्या नाम है? पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह,
या अल्प विराम या योजक चिन्ह? ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ये हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पूछा गया है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर, वर्ण, व्यंजन या अयोगवाह? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई आपका जो है वर्ण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अल्प विराम, पूर्ण विराम, विवरण चिन्ह या उप विराम? वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है क्या कहते हैं? सभी आसान प्रश्न है, पूर्ण विराम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछा गया है कि वर्णों के समुदाय को कहते हैं, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? पहला वर्णमाला, दूसरा सर्वनाम, तीसरा अक्षर और चौथा क्रिया। तो वर्णों के समुदाय को आपको वर्णमाला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, निम्न में से दंत ध्वनि है। दंत ध्वनि का मतलब होता है जो दांत से जिसका उच्चारण किया जाता है। पहला है ख, बी वाला ऑप्शन है च, सी वाला ऑप्शन है ल और डी वाला ऑप्शन है फ। आप लोग बताइएगा दंत ध्वनि में से कौन सी है, मीन्स जिसका उच्चारण दांत से किया जाता है। 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ल। ल जो आपका ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण दंत से किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? पूछा गया है कौन सा वर्ण इसमें से अघोष है? च है या ज है या झ है या ड है? कौन सा होगा अघोष? 22 नंबर का प्रश्न है। तो आपका च वर्ण आपका अघोष होता है। अघोष का मतलब होता है, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें, अघोष का मतलब होता है ऐसे वर्ण जो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आपके अघोष कहलाते हैं। जैसे अ को पहला और दूसरा, जैसे क ख ग घ में क और ख आपके अघोष होंगे। च छ ज झ या में च और छ अघोष होंगे। ट ठ ड ढ अड़ा में ट और ठ आपके अघोष होंगे। इसी तरीके से त थ द ध न में त और थ आपके अघोष होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 23 नंबर का है कि हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है, इनमें से कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है? पहला वाला ऑप्शन दिया गया है बी, सी और डी। कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है? जल्दी से देख लीजिए। तो अल्प विराम का चिन्ह हमारा हो जाएगा ये कामा। कामा को ही अल्प विराम चिन्ह कहा जाता है। ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये आपका जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है, और ये आपका जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह है, और ये आपका पूर्ण विराम का चिन्ह है, और ये जो है आपका अल्प विराम जिसे कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है कि नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? आप लोग बताइएगा। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? क्या पूर्ण विराम चिन्ह लगा है, अल्प विराम चिन्ह लगा है, उद्धरण चिन्ह लगा है, या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है? कौन सा चिन्ह लगा है? तो इसमें अल्प विराम चिन्ह लगा है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है इसको, जो है हम लोग जो है यहाँ पे जो दिया गया है ये कामा को ही अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। ये हमारा कॉमा है और इसी को अल्प विराम चिन्ह कहा जाता है, यहाँ पे लगा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द से री की मात्रा का उपयोग हुआ है? किस शब्द में री की मात्रा का? क्या क्रिया में, वर्षा में, रिपु में या वृष्टि में? किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वृष्टि में आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे वृष्टि शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पूछा गया है कि बड़ा वाला स का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ से, तालु से, या दंत से, या मूर्धा से? तो बड़ा वाला स का उच्चारण स्थान दोस्तों हो जाएगा तालु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पूछा गया है कि कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? 27 नंबर का प्रश्न है। पहला है मात्र में, दूसरा है मूर्धा में, तीसरा है कर क्रम में, और चौथा है मातृभूमि में। आप लोग बताइएगा किस शब्द में र व्यंजन नहीं है?
तो ये हो जाएगा मातृभूमि शब्द में र व्यंजन नहीं है, बाकी सभी में है, मात्र में, मूर्धा में और क्रम में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा 28 नंबर का कि हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। बहुत ही आसान और सस्ता क्वेश्चन है। पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा हो जाएगा? सीधे दिखाई दे रहा है सी वाले ऑप्शन में, यही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 29 नंबर का, निम्न में से तालव्य ध्वनि है। तालव्य मतलब जिसका उच्चारण तालु से होता है, ट, प, बड़ा वाला श या क, कौन सी तालव्य ध्वनि है आप लोग बताइएगा। तो हम आपको बताए ही है, अभी हम आपको बताए बड़ा वाला श जो होता है आपका ये तालव्य में आएगा। बड़ा वाला श और पूरा च वर्ग आपका तालव्य में आता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। कौन सा वर्ण अघोष है? अभी हम आपको बताए हैं कि अघोष का मतलब होता है किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आपका अघोष होता है। जैसे अघोष आप यहाँ पे लिखा गया है तो इसके ऊपर लिख लीजिए 1 और इस पे लिख लीजिए घ पे 2, और ये जो आपका होता है स, मूर्धा वाला स, ये भी अघोष में होता है। तो किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण जैसे क ख ग घ अंगा में क और ख आपका क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है क आपका अघोष हो जाएगा। ये पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह वर्ण है क्या तालव्य है या दंतोष्ठ है या ओष्ठ है या मूर्धन्य है? आप बताइएगा वह वर्ण है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वह वर्ण है तालव्य है, दंतोष्ठ है, ओष्ठ है या मूर्धन्य है? कौन सा होगा आप लोग बताइएगा। वह वर्ण क्या होता है? तो वह वर्ण हमारा हो जाएगा दंतोष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्योंकि नहीं पता है तो इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से जानिए। इसको जो है हम कहेंगे वकारो दंतोष्ठ, वकारो वकारो दंतोष्ठ, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। वकारो दंतोष्ठ यानी कि व का जो उच्चारण स्थान है दंत से भी होता है और ओष्ठ से भी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पूछा गया है कि पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? 2 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 5 हैं। पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? तो इसमें आपके 3 हो जाएंगे। और ये कैसे हैं तो देखिए, प आप लिखेंगे, सॉरी, जैसे आप यहाँ पे प लिखेंगे और उसके बाद छतरी वाला छ को आप लिखेंगे क हलंत प्लस मूर्धा वाला श, ये आपका क्या होता है? छतरी वाला आपका छ होता है। ये संयुक्त व्यंजन में आता है जिसको क हलंत प्लस मूर्धा वाले श से लिखा जाता है। तो इसमें 3 हो जाएंगे, पहला प, दूसरा यहाँ पे क हलंत हो जाएगा, तीसरा आपका मूर्धा वाला श हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि कंठ से निकलने वाली ध्वनि है, क्या क वर्ग वाले सभी हो जाएंगे या च वर्ग वाले या ट वर्ग वाले या त वर्ग वाले? इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर पहला ही हो जाएगा, क ख ग घ अंगा। ये सभी ध्वनियां, इनका उच्चारण कंठ से किया जाता है। तो दोस्तों आज जितने भी प्रश्न हम आपको कराए ये किसी न किसी यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन 33 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा।